गुड इवनिंग साथियों। मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 का जो 4th चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पर। आप जितना बेहतर आज अपना काम करते हैं, आपका कल उतना ही बेहतर होता है। तो अपना कल बेहतर बनाने के लिए, सफलता पाने के लिए आज से अभी से मेहनत करना शुरू करिए। हम आपके लिए सेलेक्ट मैटर लेके आते हैं, आपको गारंटी देते हैं आप हमारे सिलेबस को करिए, आपकी सफलता 100% पक्की। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। यहाँ पर हमने उतना ही मेंशन किया है जितना एनसीईआरटी बुक्स में है, एक्स्ट्रा ऐड करने का प्रयास नहीं किया है, गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो जो अपने वेद हैं उनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। इसकी जो भाषा है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरह वेदों की संख्या कितनी है? 4। सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। जो ऋग्वेद की जो प्रार्थना है उन्हें सूक्त कहा जाता है। इनकी रचना ऋषियों ने की। सूक्त का अर्थ होता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छी तरह से बोला गया। देवी देवताओं की स्तुति के लिए जो प्रार्थनाएं सूक्त होते थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। जो ऋग्वेद काल में 3 देवता प्रमुख थे, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि को आग का देवता और जो इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। सोम एक पेय पदार्थ होता था, एक पौधा होता था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। ऋग्वेद में सरस्वती और सिंध नदी आदि का जिक्र आया है। यह बिंदु बहुत ही मोस्ट है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे आर्य थे, अर्थात आर्य कहलाए। अगला अपना पॉइंट है महापाषाण। ताबूत सवादान या शिष्ट कहा जाता था। पोर्ट हॉल बड़ा सुराख होता था, कमरे में जाने का रास्ता। इस तरह एक जो सभागृह होता था उसमें जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता था, इसे पोर्ट हॉल कहा जाता था। काले और मिट्टी के जो बर्तन मिले हुए हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था उस समय। ब्रह्मगिर एक कर्नाटक में एक प्रास्थल है। यहाँ पर जो एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अगले जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से एक भी बिंदु एनसीईआरटी बुक से छूटा नहीं है। आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नोट्स को करिए और आप एनसीईआरटी बुक क्लियर हो जाएगी आपकी। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर जो सवादान थे या जो कब्रें हैं उनमें 3 तरह की स्थिति मिली है। नंबर 1, गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, सिर उत्तर की ओर किया जाता था। इनाम गांव महाराष्ट्र में जो पुरास्थल मिले हैं उनमें घर के अंदर भी दफनाए गए अवशेष मिले हैं। सबके पास खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थीं, ऐसे भी अवशेष मिले हैं इनाम गांव से। इनाम गांव में 5 कमरों के आंगन में एक 4 पैरों के संदूक में भी दफनाया गया था, ऐसा भी अवशेष मिला है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट। जो यहाँ पर जो बीज मिले हैं, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल आदि के बीज मिले हैं। रसवरियों के साथ जो रसवरी होती हैं उनमें बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि के अवशेष मिले हैं।
आशा है आपको सभी बिंदु समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे जो अपने पिछले चैप्टर हो चुके हैं या फिर एनसीईआरटी ज्योग्राफी पॉलिटिकल की जो 6 to 8 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हैंड राइट नोट्स डाउनलोड करने हों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आए तो हमारी जो कमेंट बॉक्स है इसमें ज़रूर लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।